आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। ओके। कंस्ट्रक्टर कोई बता सकता है क्या होता है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर? अगर किसी ने पूछा कि कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, क्यों करते हैं, सिंपल वर्ड्स में। Constructor is mainly used to initialize an object of class. Correct. It is used to initialize an object of a class. याद रखो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर के टाइप कौन से होते हैं? Default, parameterized, static, private and copy. करेक्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, प्राइवेट है, पैरामीटराइज्ड है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है और कॉपी है ना, पैरामीटराइज्ड है। तो आज हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता क्या है देखो, उसके लिए मैं कर क्या रहा हूं देखो, ठीक से देखना। ये मेरा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में मुझे क्रिएट करना है, जैसे कि लेट्स से पब्लिक इंट रोल नंबर एक वेरिएबल लिया मैंने, देन मार्क्स दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, देन क्वालिफिकेशन। अब एक स्टूडेंट का डेटा मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना सारा डेटा वेरिएबल्स में रखना पड़ेगा और इन सभी वेरिएबल्स को एक एक करके कैरी करना पड़ेगा। इन सभी वेरिएबल्स को एक एक करके कैरी करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल्स किसी अपने मेन क्लास में ना रख के उसका मैं एक अलग सा एक क्लास बनाऊंगा। तो देखो कैसे बनाऊंगा अलग सा क्लास। इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करो और बोल दो ऐड क्लास। क्या एक ऐड क्लास। अब इस क्लास को मैं नेम देता स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट को जस्ट इमेजिन कि स्टूडेंट टेबल है, तो उसको क्या क्या कॉलम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, परसेंटेज, ये सारी चीजें चाहिए। तो अब ये जो क्लास पब्लिक रखता हूं मैं इसको। अब इस क्लास को जितने भी कॉलम चाहिए उतने वेरिएबल्स क्रिएट करो, जैसे कि मैंने पहले लिखा रोल नंबर, और हर वेरिएबल को आगे है ना कर्ली ब्रैकेट में गेट सेमीकोलन सेट सेमीकोलन देते जाओ। तो इसका मतलब क्या है, हर वेरिएबल को इंटरनली ये दो प्रॉपर्टी होती है, गेट एंड सेट। इसका मतलब क्या है कि गेट का मतलब होता है वैल्यू को फेच करना, डेटा को फेच करना, और सेट का मतलब होता है डेटा पुट करना। कोई भी वेरिएबल के अंदर हम डेटा रख भी सकते हैं और वहां से वैल्यू फेच भी कर सकते हैं, डेटा को फेच भी कर सकते हैं। तो डेटा फेच करना इज व्हाट गेट और डेटा स्टोर करना इज व्हाट सेट। तो किसी भी वेरिएबल में गेट एंड सेट ये दो प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें और भी वेरिएबल्स में लेता हूं, चलो दूसरा ले लो स्ट्रिंग नेम, तो उसको भी मैं गेट सेट लिखूं, गेट सेट लिखूं। तीसरा भी लेता हूं मैं, चलो पब्लिक स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन, उसके आगे भी मैं लिखूं गेट एंड सेट। वैसे मैं और एक लेता हूं पब्लिक फ्लोट लेता हूं परसेंटेज के लिए, और उसको भी बोलेंगे गेट सेट। अब मुझे वेरिएबल्स यहाँ पे एक्सेस करने, तो मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देख लो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट एसटी करके, और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, देख लो कंस्ट्रक्टर। अब ये जो कंस्ट्रक्टर मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या लिखा मैंने, कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले करके एक फंक्शन ले रहा हूँ, और इस डिस्प्ले फंक्शन में मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में st डॉट रोल नंबर। st किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के अंदर क्या क्या फील्ड्स है, ये वाली चार वेरिएबल्स। तो इन चारों वेरिएबल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, देख लो यहाँ पे st डॉट रोल नंबर, इसको कॉन्कैट करता हूँ थोड़ा, st डॉट नेम वैसे कॉन्कैट कर रहा हूँ मैं, st डॉट क्या था क्वालिफिकेशन, और वैसे ही st डॉट परसेंटेज। तो चारों वेरिएबल मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिए। मेन में आके मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, प्रोग्राम का। देख लो अभी प्रोग्राम p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, और p डॉट अपना कौन सा है डिस्प्ले, उसको कॉल करें, और आगे कंसोल डॉट रीड लें। ठीक से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ठीक से सुनो। स्टूडेंट वेरिएबल्स, अगर ये जो चार वेरिएबल है, मैं इन चार वेरिएबल्स को
अगर यहाँ पे रखता तो मुझे वो चारों वेरिएबल एक एक करके इनिशियलाइज करने पड़ते, और मान लो उन्हीं 4 वेरिएबल्स को आपको और अलग अलग जगह पे एक्सेस करना है अलग अलग क्लासेस में, तो हर वेरिएबल को अलग अलग बार या इंडिविजुअली कॉल करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि आपके पास कुछ 4-5 ऐसी चीज़ है जो आपको 10-12 जगह पे बार बार एक्सेस करनी है, तो उनको इंडिविजुअली नहीं रखोगे, आप क्या करोगे, उनका एक बंच बनाओगे। तो वैसे मैंने क्या किया है, उन वेरिएबल्स को एक क्लास के अंदर रैप करके रखा। तो जब भी इन वेरिएबल्स को चाहिए तो मैं क्लास से कॉल करूंगा, क्लास का इंस्टेंस बना के। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे जस्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया और उस ऑब्जेक्ट थ्रू मैंने सारे वेरिएबल डिस्प्ले फंक्शन में शो कर दिया, डिस्प्ले कर दिए। अब यहाँ से मैंने कॉल कर दिया तो देख लो इसमें डिस्प्ले में रोल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज को कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि एसटी को मेमोरी नहीं है। तो रोल नंबर भी क्या मिलेगा, नेम क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो खाली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और यहाँ पे एरर भी देगा, बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं है। तो देख लो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस, क्योंकि वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं है। अब इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी देगा अपना एक कंस्ट्रक्टर। तो देख लो मैं इसमें और एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिसमें हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, स्टूडेंट का। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देख लो, एस टी इक्वल टू एस। अभी तक कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वेरिएबल्स पास किए, फिर वो वेरिएबल इंटीजर का था, फ्लोट का, कैरेक्टर का, स्ट्रिंग का, कोई भी। अब हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट ही पैरामीटर पास कर दिया। क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को ही एज ए पैरामीटर पास कर दिया। तो इसलिए इस कंस्ट्रक्टर को बोला जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। हो गया ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। और ये कौन सा हुआ, पैरामीटरलेस, मतलब ही डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो देख लो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या हुआ फिर, व्हेन वी पास ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर in the constructor, then that constructor as copy constructor. जब हम ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करेंगे तो उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखो यहाँ पे एसटी को मेमोरी मिला, तो अभी इसको हमें मेमोरी भी देना चाहिए। तो मेन में मैं क्या करता हूँ देख लो, अब हम ऐसा कंस्ट्रक्टर बोलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देख लो स्टूडेंट एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और उसके वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे देंगे, देखो उसी के आगे करली ब्रैकेट लिखना है। और यहाँ पे लिखो, देखो वेरिएबल रोल नंबर इक्वल्स टू 1, नेम इक्वल्स टू जो भी लिखना है आपको दे दो, अजय, परसेंटेज दे दो, फ्लोट में देंगे परसेंटेज, और वैसे हम देंगे क्वालिफिकेशन बी वगैरह। तो हमने क्या किया, देखो एक क्लास बना दिया स्टूडेंट, एसटी ऑब्जेक्ट बना दिया, और उस एसटी के अंदर हमने क्या किया, अलग अलग वेरिएबल्स में वैल्यूज पास कर दिया, डेटा पास कर दिया। डेटा पास करने के बाद हमने क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख लो, अभी प्रोग्राम पी है ना, तो इसके अंदर मैंने एसटी ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये मेरा क्लास है, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है एसटी, उस एसटी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, ऊपर पास कर दिया। तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इसकी मेमोरी किसको मिला, एस को, एस से किसको मिला, ऊपर वाले एसटी को। तो ऊपर वाला एसटी मतलब ये ऊपर के ऑब्जेक्ट तो अभी मेमोरी आ चुका है। यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो रहा है तो इसको एसटी ना लिख के स्टूड लिखता हूँ मैं, ताकि कंफ्यूज ना हो। स्टूड मेमोरी मिल गया, तो उससे उसने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया। तो जो कॉलिंग में हम देखेंगे तो ये अपना डेटा आ गया। तो बस इतना याद रखना है आपको कि जिस भी कंस्ट्रक्टर में हम क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करेंगे, जिस भी कंस्ट्रक्टर में हम ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करेंगे तो उस कंस्ट्रक्टर को बोला जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, व्हेन वी पास ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर। ये याद रखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करेंगे ना तो उसको बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझ में यहाँ तक? इसका बेनिफिट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करने से हमें वेरिएबल्स को इंडिविजुअली कैरी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को ही कैरी करेंगे।
समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये आपको मेथोडोलॉजी बार बार यूज करना पड़ेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज बहुत ज्यादा होगा आगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज ज्यादा होगा। जैसे किसी टेबल को डेटा पास करना है, तो टेबल में मान लो आपके पास 20 फील्ड है, तो उसके लिए आप 20 अलग वेरिएबल इंडिविजुअली नहीं लिखोगे, तो उन 20 वेरिएबल को आप एक क्लास के अंदर रखोगे और उसका ऑब्जेक्ट कैरी करोगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, मान लो इस रोल नंबर के अंदर और सॉरी स्टूडेंट के अंदर और भी कुछ फील्ड होते हैं ना, तो भी यहाँ पे स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट आता है, उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर है यहाँ तक? हमने कंस्ट्रक्टर देखा, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स देखे, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। ओके ओके। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करें इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि अपने टॉपिक का ही नाम था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर ने काम क्या कर दिया, अपना जो भी ऑब्जेक्ट था उसको मेमोरी देने का काम कर दिया। तो अभी नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर। इसके बाद अपना स्टार्ट होगा अभी डिस्ट्रक्टर टॉपिक। तो डिस्ट्रक्टर होता क्या देख लो, सुनो डिस्ट्रक्टर है क्या, ठीक से देख लो। अभी इस कोड में ही, या चलो एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, सिंपल सा प्रोग्राम। देख लो, ये एक क्लास प्रोग्राम है मेरे पास, और इस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब इसके अंदर हम राइटिंग कंसोल डॉट राइट लाइन में वेलकम, क्या लिखा मैंने, कंसोल डॉट राइट लाइन में वेलकम, सिंपल एक मैसेज। अब मेन में आ जाओ। मेन में क्या करते हैं हम, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। से इसमें हम कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, पब्लिक प्रोग्राम राइट लाइन में हम लिखेंगे कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, जस्ट सिंपल फंक्शन लिखा। तो अब जब हम मेन में कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल भी करेंगे, और फिर लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हमने क्लास में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जाता है, ताकि क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिले। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जाता है, ताकि क्लास के ऑब्जेक्ट को आपके मेमोरी मिले। अब ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, अपने मेंबर्स को कॉल कर सकता है। ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलने के बाद ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, अपने मेंबर्स को कॉल कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया, डिस्प्ले मेंबर को कॉल कर दिया। अब इसके बाद कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है कंसीडर रीड लाइन के बाद, कॉलिंग खत्म हो चुका है, और इस ऑब्जेक्ट ने अभी भी मेमोरी होल्ड करके रखा है। जैसे बहुत बार होता है, चलो एक कोई कॉमन पीसी है, कंप्यूटर है, एक बंदा उसका काम चल रहा है इसलिए बिजी है, बैठा है वो, तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर यूज में आ रहा है, बट उसका काम खत्म हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, यार तेरा काम नहीं हुआ है ना, काम हो चुका है ना, तो क्यों बैठा है, बिना काम का स्पेस तो नहीं ऑक्यूपाई करके रखा है, चल उठ, ताकि दूसरा कोई वहां पे बैठे। सिमिलरली यहाँ पे वही होता है कि अगर आपके क्लास प्रोग्राम ने ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे इंस्टेंस बना दिया प्रोग्राम का, तो उस इंस्टेंस से उसको मेमोरी मिला है, और मेमोरी के बाद उसने अपने खुद के मेंबर को कॉल किया। अब उसका कॉलिंग खत्म हो चुका है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आपके कोडिंग में रखने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रखोगे तो भी कोई यूज नहीं है उसका भी आगे, और रखा है इसलिए उसका मेमोरी भी बिना काम का वेस्ट में जा रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है। इसलिए तो देख लो, कोड में अगर आप कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखते तो क्या होता है, आउटपुट आके चला जाता है। ये चला नहीं जा रहा है, ये असल में हो क्या रहा है पता है, इस लाइन से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसलिए आपको आउटपुट मिला है कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। इस लाइन से डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, इसलिए आपको आउटपुट मिला वेलकम। इसके नीचे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है अभी, इसलिए होता क्या है, इसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर आता है, और वो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, उसने जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई की है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है मतलब वो इनडायरेक्टली इस क्लास को बंद करता है, इसलिए क्लास आपका लास्ट में बंद होता है। और हम कंसोल डॉट रीड लाइन से
हम उसको विंडो को होल्ड नहीं कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तू वेट कर ले थोड़ा डेटा इनपुट करने इंटर करने के बाद। तो इसको console.readline हम कब यूज करते हैं? जब हम यूजर इनपुट एक्सेप्ट करते तब। क्या करते हैं हम? जब यूजर इनपुट एक्सेप्ट करते तब जाके हमें कंस्ट्रक्टर की इसकी जरूरत पड़ती है, रीड लाइन की। ओके, रीड लाइन की जरूरत पड़ती है इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, उसको बोला कि अभी भी क्लोज मत होना, वेट करो। तो उसको वेट कराने बोला। जैसे आप देख लो, एंटर करो तो क्लोज हो जाता है, क्योंकि एंटर करे मतलब वो इसके आगे चला आता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए विंडो बंद हो रहा है। और ये काम किसका है? डिस्ट्रक्टर का। तो डिस्ट्रक्टर होता क्या देख लो, ये भी कंस्ट्रक्टर जैसा ही है, बट इसका काम क्या देख लो। इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स। इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स। देख लो, declaration is same as constructor declaration. It means destructor to have, it means destructor name is same as class name. Only difference is destructor is always prefixed with tilt symbol, TILT, और ब्रैकेट में सिंबल लिखेंगे ये वाला। मतलब क्या हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ डिस्ट्रक्टर सेम एज कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन, मतलब दोनों का नाम सेम ही होगा। डिस्ट्रक्टर को टिल्ट सिंबल होता है एंड डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव, does not contain, destructor does not contain access specifier and return type। तो डिस्ट्रक्टर को ना एक्सेस स्पेसिफायर होता है ना रिटर्न टाइप होता है, कुछ भी नहीं होता, ओनली उसका नेम और क्लास का नेम। ओके, डिस्ट्रक्टर को जैसे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, इंस्टेंस बनाने के बाद कॉल होता है, वैसे डिस्ट्रक्टर भी अपने आप ही कॉल होगा, और वो कॉल होगा एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो देख लो, डिस्ट्रक्टर will always call at the end of program, always calls at the end of program। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? एकदम प्रोग्राम के एंड में, लास्ट में। ओके, देखो डिस्ट्रक्टर के बारे में। फॉर अ क्लास वी क्रिएट ओनली वन डिस्ट्रक्टर and it will be called for each instance of a class। डिस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के हर इंस्टेंस के लिए कॉल होगा। तो अगर आपने क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो आपका कंस्ट्रक्टर 10 बार कॉल होगा, बट डिस्ट्रक्टर बनाओगे एक ही, बट कॉल होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब 10 बार ही कॉल होगा। जितनी बार आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, इंस्टेंस बनाओगे, उतनी बार डिस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। और डिस्ट्रक्टर क्या करता है? इट ऑलवेज डिस्ट्रॉय unused objects, means objects which are no longer in use। ऑब्जेक्ट बहुत देर से यूज में ही नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। तो देख लो डिस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है। इसी प्रोग्राम में देख लो, आप बस टिल्ट सिंबल लगा लो और आपके क्लास का नाम दे दो, क्या है? प्रोग्राम। तो देख लो, console.writeline में बोलेंगे कॉलिंग डिस्ट्रक्टर। देखो अभी इस प्रोग्राम में क्या क्या किया देख लो। एक फंक्शन बनाया, सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाया, एक फंक्शन बनाया,
एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक फंक्शन बनाया और एक डिस्ट्रक्टर बनाया। जब हम मेन में आते हैं तो सबसे पहले फंक्शन कॉल कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपको आउटपुट में मिलेगा कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। उसके बाद क्या होता है, जो भी हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिला है। अब मेमोरी के थ्रू उसने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इसलिए डिस्प्ले कॉल हो गया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का भी कोई भी यूज नहीं है, तो लास्ट में आके डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। मतलब ये इसके भी बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। देख लो, अभी आपको कंस्ट्रक्टर का मैसेज दिखेगा, आपको नॉर्मल फंक्शन का मैसेज दिखेगा, बट डिस्ट्रक्टर का जो मैसेज लिखा है ना, कॉलिंग डिस्ट्रक्टर, वो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक डिस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं हुआ है। जब आप एंटर करोगे तो डिस्ट्रक्टर का आउटपुट आया भी और चला भी गया, आके चला भी गया, बट ये कॉल हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि कॉल हुआ है नहीं, तो देखो मैं यहाँ पे ना ब्रेक पॉइंट्स लगा रहा हूँ, और हमारा प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ पे जाता है ये हम चेक करेंगे। जब मैं इसको रन करूँ तो सबसे पहले देखो ये कहाँ पे आके रुकता है। सी, देखो कहाँ पे आ गया, मेन में आ गया यहाँ पे। अब ये मेन में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको F10 करेंगे। F10 मतलब यहाँ पे स्टेप और होता है। तो देख लो आगे कौन सा स्टेप ले रहा है ये। सी, ऑब्जेक्ट बना रहा है, वापिस F10। देख लो कंस्ट्रक्टर में आ गया, क्योंकि इंस्टेंस बना रहा है ना, इसलिए क्या मिलेगा हमें, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। तो देखो यहाँ पे कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मैसेज आ गया। अब कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया, अब डिस्प्ले पे आ गया। अब देख लो वो डिस्प्ले में चला जाएगा। अब हमें आउटपुट मिलेगा कॉलिंग, या सॉरी वेलकम। अब इसके बाद F10 अगेन। अब देख लो कंसोल डॉट रीड लाइन, अभी तक डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है। देख लो अभी भी डिस्ट्रक्टर आपका प्रोग्राम यूज में ही है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। एंटर करो तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखो देख लो अभी भी बाहर ही आ रहा है। अब देख लो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। सी, ये देख लो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब F10 कॉलिंग डिस्ट्रक्टर, इसलिए देखो स्क्रीन पे कॉलिंग डिस्ट्रक्टर मैसेज आ गया। और अब अगर मैं रन करूँ ना, ये प्रोग्राम ही बंद कर देगा। देखो इसलिए हमें प्रोग्राम बंद होके मिला था, क्योंकि वहाँ पे इंटरनली डिस्ट्रक्टर कॉल होता ही है। समझ में है? समझ में नहीं आता? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो अगर किसी ने पूछा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये, कंस्ट्रक्टर मेमोरी देता है और डिस्ट्रक्टर काम होने के बाद मेमोरी निकाल देता है। मेमोरी देगा और डिस्ट्रक्टर मेमोरी निकाल देगा। और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? ऑलवेज एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। समझ में? समझ में है ना सभी को? हेलो सर एक मिनट रिपीट करो पहले से, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर डिफरेंट। कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, अपने ऑब्जेक्ट को मेमोरी देना, ताकि वो अपने मेंबर्स को कॉल कर सके। कॉलिंग खत्म हुआ, अब उस ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, तो डिस्ट्रक्टर आके उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट को मेमोरी देना, और डिस्ट्रक्टर का काम है उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। समझे? हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल। अभी हमारा जो कंस्ट्रक्टर बना है ना, वो एक ही क्लास के अंदर है। अब हम टॉपिक देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल की, कौन सा कंस्ट्रक्टर और कौन सा डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, प्रोग्राम क्या कर रहा हूँ देखो। अभी एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ मैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन ही होगा। देख लो यहाँ पे एक क्लास प्रोग्राम है ना, इसके ऊपर मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास पेरेंट क्लास। माइक्रोफोन चल रहा है, माइक्रोफोन बंद कर दो। पेरेंट क्लास मैंने बना दिया। पेरेंट क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ये पेरेंट क्लास बना दिया। तो इसका कंस्ट्रक्टर मतलब इसी के नाम से बनेगा। सो पब्लिक
पेरेंट क्लास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और इसमें मैसेज लिखता हूँ मैं कॉलिंग डिफॉल्ट ऑफ पेरेंट क्लास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। वैसे मैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पैरामीटराइज्ड, जिसमें मैं एक इंटीजर ए पास करूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ दो कंस्ट्रक्टर बना दिए और इसी क्लास में मैं एक डिस्ट्रक्टर भी बनाता हूँ। तो डिस्ट्रक्टर को टिल्ड सिंबल देंगे और लिखेंगे पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे लिखो कॉलिंग डिस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। तो हमने क्या किया, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों बना दिए। अब इसके बाद क्लास कंप्लीट होने के बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे और एक क्लास बनाता हूँ इसी के नीचे, क्लास चाइल्ड क्लास करके बनाया मैंने, क्लास चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास में मैं वापस उसके कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, देख लो चाइल्ड क्लास से आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। यहाँ पे भी मैं चाइल्ड क्लास से लिख लूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे भी चाइल्ड क्लास से लिख लूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। अब इसे सुना क्या किया, देखो ये एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर है। अब जो क्लास चाइल्ड क्लास है ना उसी को इनहेरिट करके मैं पेरेंट क्लास आगे अटैच करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आ गई, तभी वो प्रॉपर्टी चाइल्ड की बन गई। अब ये क्लास भी यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मैं आ गया मेन में। इस मेन में मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देख लो चाइल्ड क्लास C1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड क्लास और कंसोल डॉट रीड लाइन, बस इतना ही लिखता हूँ। ठीक से देखो कॉल कैसे होगा। यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो जाएगा कहाँ पे, ये चाइल्ड क्लास पे। पैरामीटर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे आया, बट ये पहले देखेगा क्या कि चाइल्ड ने ऑलरेडी एक क्लास को इनहेरिट किया है तो उसका पेरेंट है, तो चाइल्ड के पहले पेरेंट आना चाहिए, तो ये जाएगा पेरेंट पे पहले और पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या कॉल हुआ, पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। भले हमने नीचे ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना दिया है बट ये क्या करेगा, पहले चाइल्ड में जाने के भी पहले देखेगा कि चाइल्ड ने पेरेंट को तो इनहेरिट किया है, तो फिर वो पेरेंट पे चला जाएगा और पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। तो अपने नीचे कंस्ट्रक्टर कॉल किया चाइल्ड का, बट आउटपुट में क्या मिलेगा, पहले मिलेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास एंड देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। देख लो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, सॉरी पेरेंट क्लास एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, ऐसे दोनों का कंस्ट्रक्टर मिलेगा। इसके बाद देखो अभी इसके बाद मैं नीचे वापस चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ और उसको भी पैरामीटर पास करता हूँ C2 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड क्लास और उसमें मैंने 10 वैल्यू पास कर दिया। अब देख लो इससे क्या मिला, कॉलिंग डिफॉल्ट ऑफ पेरेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ चाइल्ड। अब इससे क्या होगा, चाइल्ड का पैरामीटराइज कॉल होगा, बट चाइल्ड ने ऑलरेडी पेरेंट को इनहेरिट किया है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर पेरेंट में चला जाएगा। अब जब ये पेरेंट में जाएगा तो ठीक से देखो ये जो वैल्यू है चाइल्ड का है 10, तो ये चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को चला जाएगा, बट जब वो चाइल्ड से ऊपर पेरेंट में जा रहा है तो कोई भी वैल्यू नहीं जा रहा और वैल्यू नहीं जा रहा इसलिए यहाँ पे वापस पेरेंट का ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो दूसरे लाइन से भी डिफॉल्ट ऑफ पेरेंट ही कॉल होगा एंड पैरामीटराइज ऑफ चाइल्ड कॉल होगा। क्या कॉल होगा, डिफॉल्ट ऑफ पेरेंट एंड पैरामीटराइज ऑफ चाइल्ड। तो देखो होता है क्या, देख लो पहले दो लाइन से डिफॉल्ट ऑफ पेरेंट डिफॉल्ट ऑफ चाइल्ड हुआ, दूसरे दो लाइन देख लो डिफॉल्ट ऑफ पेरेंट ही कॉल हुआ है एंड पैरामीटराइज ऑफ चाइल्ड हुआ है, क्योंकि पेरेंट को मिल ही नहीं रहा। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे पेरेंट को भी पैरामीटर देने, मतलब पेरेंट का भी पैरामीटराइज कॉल होना चाहिए, तो ऐसे केस में आप क्या करो, ये जो चाइल्ड का पैरामीटराइज दिख रहा है उसके आगे कोलन एक कीवर्ड लिखा जाता है बेस, और इसके ब्रैकेट में कोई भी एक वैल्यू दे दो, तो ये वैल्यू किसके लिए चला जाएगा, ऊपर जो कंस्ट्रक्टर है ना पैरामीटराइज वाला, तो उसको चला जाएगा। और इसके अंदर अगर वैल्यू नहीं लिखते ना तो वापस वो डिफॉल्ट ही कॉल होगा, क्योंकि वो वैल्यू नहीं जा रहा है ना,
तो वैल्यू नहीं जा रहा है मतलब डिफॉल्ट ही कॉल करेगा। तो देख लो अभी भी डिफॉल्ट ही कॉल होगा। सी अब अगर वैल्यू पास करो तो देखो क्या होता है। अभी मैंने 20 वैल्यू पास किया ना इसमें, तो ये क्या करेगा, इसका जो इंटीजर पैरामीटर है वो वाला कॉल होगा। देखो समझ में? तो कॉलिंग में पहला पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और बाद में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये याद रखना। और डिस्ट्रक्टर कॉल जो होगा ना, पहले चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और बाद में पेरेंट का। वो भी देख लो, एक बार कंफर्म करो। देखो पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को और चाइल्ड के डिस्ट्रक्टर को ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। देखो कोड कहाँ पे आके रुकता है। ये भी नॉर्मल आ गया, एंटर करता हूँ। देख लो पहले देखो कहाँ पे आ गया है, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में आ गया। चाइल्ड कॉल होगा फिर देखो पेरेंट में जा रहा है। दो ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, इसलिए दो बार दोनों भी कॉल हो गया ऐसे। तो ठीक से सुनो, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो पहला पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर चाइल्ड का। पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है फिर चाइल्ड का। और जब हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो पहले चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद पेरेंट का। ये होता है कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल। समझ में आया? हाँ सर। वर्ड क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू कॉल इस मतलब पेरेंट क्लास मेंबर्स फ्रॉम चाइल्ड क्लास। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर, उसका लाइफ साइकिल। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खत्म हुआ है। प्रैक्टिस करो, देख लो एक बार। ये बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब मंडे को हम स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग, सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग पहले स्टार्ट होगा। मंडे को एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, उसके बाद फिर फाइल हैंडलिंग। ठीक है, सो मंडे मिलते हैं, प्रैक्टिस करो इसका। ओके सर।